recording on. Yes. पहला तो देख लिए स्थितिज ऊर्जा होती है ना, जैसे स्प्रिंग में बंधा हुआ रहता है कौन, तीनों सुई का, तीनों ये घड़ी का तीनों सुई, और ये सुई तो कहीं नहीं जा रहा है, ये तो लटका हुआ है, इसमें क्या गति नहीं है। ठीक है, तो स्प्रिंग में गति, इसलिए ये क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा। जिसमें गति होगी वो गतिज ऊर्जा उसमें होती है। चलिए, इसमें संवेग निकालना है। संवेग कौन निकालेगा? 10 ग्राम और 20 ग्राम का संवेग निकालिए जल्दी से। रिया के साथ कौन है, क्या नाम है बाबू आपका? सुप्रिया। अच्छा, बढ़िया बुक लेबे ना कइले जा। 100 और 200 आएगा। 200 गलत है। हाँ, इसका भी 200 आ रहा है, गलत आंसर है। आप लोग को दो चमेटा लगाएंगे ना, तुरंत सही आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 250। देखो 200, 250, अरे फिर बदमाशी। कौन भगा देगा भाई? किसका 200 आ रहा है? -200 आएगा। अरे क्या पढ़ाए हैं हम, ओ हो। हम बताए। हाँ, ऋतिक ऋतिक जरा बताएगा। बेमान और लेके गुना करेंगे तो संवेग ही ना होगा। तो ये संवेग ही ना होगा, तो आंसर आपका सही नहीं ना आ रहा है, वही करना है। सर तो फिर 10 और फिर 20 को गुना 10 करेंगे को तो क्यों गुना 200 ना। करेंगे? 10 ग्राम है, किलोग्राम है? 10 ग्राम नहीं। लिखा हुआ है, उसको पहले किलोग्राम में बदलेंगे। हम क्या पढ़ाए हैं आपको? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में वेग तो दिया करला है, लेकिन ये ग्राम में है। ये क्यों नहीं सोच पाते आप लोग? अभी समझ में आया गलती? गलती समझ में आया है नहीं? आया। आ गया। आया सर। आ गया सर। 200 -200, 250। भाई, आप संवेग पढ़ रहे थे, तो आपको क्या बताया गया था संवेग का ऐसा ही मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, यहाँ तो ग्राम में है। इस आंसर में कोई मतलब नहीं है ना। अब वैसे भी करेंगे तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, दोनों का एक ही तरह का डेटा आएगा आपको। 10 ग्राम है तो 0.01 किलोग्राम होगा। 1 2 3, हाँ। और उसको 20 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 0.2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। 200 आएगा। ये फिर आया 20 ग्राम, 0.02 किलोग्राम। इसमें 10 से गुना करेंगे, बात वही है। 0.2 ना,
हाँ, 2 × 10 तो कितना आया? 2.2, हाँ करेक्ट। तो दोनों में 0.2 आया, यानी दोनों का संवेग एक ही है, तो दोनों समान दूरी तय करेंगी, अधिकतर दूरी को भेदेगी, कुछ भी निर्धारित नहीं किया जा सकता। देखो, P और Q समान दूरी को भेदेगा, है ना, अधिकतर दूरी किसी का नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का संवेग क्या है, एक जैसा है। उत्तर देखिए इसका क्या है। पी दिया हुआ है सर। क्या दिया हुआ है? पी, ए दिया हुआ है ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ये दिया हुआ है। द्रव्यमान ये एक ही दिशा में एक लक्ष्य की ओर क्रमशः 20 और 10 मीटर प्रति सेकंड, हाँ ठीक है, ये एक ही जैसा होगा, क्योंकि संवेग वही वही बन रहा है ना। ज्यादा भार है तो उसका वेग भी तो कम है, और कम भार है तो उसका वेग क्या है, ज्यादा है। ठीक है, 10 का 20, ठीक है, पॉइंट 10 ग्राम, तो 0.1 × 20। धंसना चाहिए अंदर। ठीक है, तो धंसना चाहिए तो अंदर वाला 0 हो जाएगा। 20 ग्राम। आंसर मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, ठीक है, दिया हुआ है तो उसको काट लीजिएगा, सही नहीं है लग रहा है हमको। देखो यहाँ पे संवेग का अंतर देखते हैं ना, तो P² / 2m, ये काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना, जितना एनर्जी उतना अंदर घुसेगा, तो P² बराबर है, अच्छा हाँ इसके अनुसार से होगा, एक सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, P² / 2m। तो पहला काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं, ये 10 था, 10 ग्राम, 0.01 केजी, जो भी है, ठीक है, केजी। इसका आया P² / 2, है ना, गुना 1/100, यहाँ करेंगे तो 100 ऊपर जाएगा, तो ये जाएगा 50 P², यानी 10 ग्राम वाला का ये मान होगा। ठीक है, 20 ग्राम वाला निकालिए ऐसे करके, P² / 2m का, m की जगह 0.02 रखिएगा। सर फिर से बताइए तो। देखिए, वस्तु चल रहा है ना, 10 ग्राम का गोली ही होता है ना, तो गोली क्या हो रहा है, निकल रहा है पिस्टल से, और वो किसी वेग से चल रहा है, तो 10 ग्राम का गोली है ना, उसका वेग कितना है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 10 ग्राम मतलब 0.01 किलोग्राम, ये समझ में आ रहा है ना कैसे लिख रहे हैं। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P² / 2 × 0.01। ये क्या आपको लिखवाए थे ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये संवेग के मतलब टर्म में। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिए, 0.01। अब यहाँ पे इसको नहीं लिख सकते हैं, 2 × 1/100, हाँ। तो 2 से कितना बार में कटेगा, 50 बार में, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना आया, 50 P², यानी 10 ग्राम वाले का गतिज ऊर्जा इतना आया मेरे पास। ठीक है, अब हमको 20 ग्राम वाले का गतिज ऊर्जा निकालना है, तो P² / 2 × 0.02 करिए, इसको निकालिए, क्या आएगा।
तो इसको क्या लिखेंगे? P² बाई 2 गुना 2/100। अब ये 100 ऊपर जाएगा, 25 बटा 4 यानी 25। तो ऊर्जा किस में ज्यादा है, 10 वाले में 20 वाले में? 10 वाला में। 10 वाले में। ठीक है, तो जिसमें ज्यादा ऊर्जा रहेगा वो उतना ही अटैक करेगा ना ज्यादा अच्छे से। ठीक है, तो 10 ग्राम पी है ना, और क्यू क्या है, 20 ग्राम। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पी लिखा हुआ है, यहाँ भी पी है। अगर पी का मान अलग अलग होता ना, तो फिर अलग हो जाता है ये चीज, है ना, फिर उसके हिसाब से देखते हैं। अब यहाँ पी का मान, पी क्या है, संवेग है। पहले का भी संवेग 0.2 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, और दूसरे का भी यानी क्यू का भी उतना ही होगा। पी और क्यू दोनों दोनों के संवेग का मान वही है ना। तो इसको तो लेंगे नहीं, यानी ये एक ही चीज है, ये भी एक ही चीज है। तो अलग क्या है, 25 और 50। 25 और 50 है, बड़ा कौन है? 25 और 50 में बड़ा कौन है? 50। 50। ठीक है, तो यानी पी ज्यादा दूरी, ज्यादा भेदेगा। ठीक है, ज्यादा भेदेगा। चलिए, ये तो हो गया जी। हाँ, उसका सवाल था, देखो वो सवाल ऐसा था, पृथ्वी का कार्य। हम आपको जब बताए थे कि अ, कार्य कब शून्य होता है, उसमें हम एक और चीज लिखवाए थे कि कार्य और विस्थापन की दिशाओं में अगर समकोण रहे, के बीच का कोण समकोण रहे, तो क्या होता है? ये कार्य शून्य। ये कार्य का सूत्र है। तो W = Fs cos 90 डिग्री। cos 90 का मान होता है 0। तो कार्य क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इस एग्जाम्पल में आपको बताया था ना कि धरती के चारों ओर अगर सैटेलाइट घूम रहा है, तो सैटेलाइट को धरती अपनी ओर खींचना चाहती है। हम्म। ठीक है, लेकिन सैटेलाइट कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे उसके समकोण चल रहा है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सैटेलाइट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, चंद्रमा दिया हुआ है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह। प्राकृतिक पृथ्वी का उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह है। हम्म। नेचुरल सैटेलाइट उसको बोलते हैं, प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह। ठीक है, तो चंद्रमा को अपनी ओर कौन खींचता है, धरती। लेकिन पृथ्वी। धरती के पास आता है क्या, नहीं आता है। नहीं। सोचो तुम्हारे बगल में चांद आ जाए, हैं? लेकिन लोग ले आते हैं ना, जैसे जितना भी बढ़िया बढ़िया कवि है ना, वो ले ले आते हैं, है ना। तुम कहो तो चांद तारे तोड़ के ले आऊं, है ना। अब अब उनसे पूछे कोई, जाइए तोड़िए, कहाँ से तोड़िएगा? किसी को चांद बोलने पे खुश हो जाता है, बहुत सारे लोग हैं, तुम जा चांद जैसी लगती हो, है ना। चांद में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, तो कोई चांद बोले ना, तो खुश मत हुआ करो कोई भी, है ना। चांद चांद में अगर नजदीक से देखोगी ना, इतना बड़ा बड़ा क्रेटर है, उसमें कई गो बिल्डिंग समा जाएगा इनडायरेक्टली। तो अब बहुत सारे तारे तोड़ के लाना, बताइए, तारा इनके घर में ही उगता है, तोड़ के लाएंगे? ठीक है, तो ले आते हैं लोग, लेकिन प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल नहीं है। चांद जो चलता है, वो धरती के साथ समकोण बनाता है, धरती के बल के साथ, का- गुरुत्वाकर्षण बल के साथ समकोण बनाता है। ठीक है, इसलिए काम 0 होता है धरती का। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया इस सवाल का उत्तर, है ना।
कवि का क्या ही एक से पूछे ना कवि क्या है, तो कहता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो रवि का मतलब क्या? सूर्य, है ना? सूर्य। सूर्य। भगवान दिए हैं दिमाग, वो कुछ न लपेट ले जा रहे हैं, तो सूर्य का क्या, जहां सूर्य नहीं पहुंचता है वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा कुछ कुछ लिखते हैं, है ना? और गाना खूब चलता है। चांद से पर्दा की, अरे बाप रे बाप, ये नहीं गाना है चांद पे। चांद पे सर गाना इसका आंसर कौन वाला होगा? शून्य होगा, शून्य। शून्य। या सोने? क्या लिखा है? हाँ, कभी कभी कार्य नहीं, तो नहीं ना, शून्य का नहीं है बस, नहीं, कार्य नहीं करता एस्ट्रॉइड है। क्या होता है? वर्क है। एस्ट्रॉइड, उसका हिंदी। स्टेरॉइड। ए भैया हिंदी मत पूछो, हम तुमको इसका मतलब समझा सकते हैं। इसका हाँ मतलब बताइए। होता है बड़ा बड़ा पत्थर जो आसमान में घूमता रहता है। दिखाते हैं, एक मिनट, एक मिनट दिखाते हैं। वेट वेट वेट। नहीं, कुछ बुक पढ़ रहा था तो मिल गया इंग्लिश वाला। अरे हाँ रे, चलिए। स्टीरॉइड, स्टीरॉइड, स्टीरॉइड। एक हमारी दुनिया है जहां मैडम जी हैं वैसे, बताते हैं। यस, देखिए आप लोग। एक हमारी दुनिया है जहां पे चीजें खत्म ही नहीं होती है। तनाव है तो बढ़ता ही जाता है, ट्रैफिक है जो कि रुकने का नाम नहीं लेता है, और तो और ये जो काम का प्रेशर है ये भी बढ़ता जाता है। खर्चों की तो आप बात ही मत करो, और महंगाई का तो नाम ही मत लो। सब आसमान छू रहे हैं। हाँ, लेकिन आसमान से याद आया कि आस बहुत ही कमाल की चीजें होती होगी, कितना खूबसूरत है। ग्रह इधर उधर चक्कर लगा रहे होते हैं, सूरज अपना काम कर रहा होता है बढ़िया तरीके से, तारे टिमटिमा रहे होते हैं। और पुच्छल तारे के बारे में भी आपने सुना होगा या कभी देखा होगा। तारे टूटते हुए आपने देखे होंगे, उल्का पिंड की पृथ्वी से टकराने और अर्थ पर गिरने जैसी खबरें भी आपने जरूर पढ़ी होगी। लेकिन आपको शायद इनके बारे में ये जानकारी ना हो कि ये एस्टेरॉइड्स उल्का, उल्का पिंड, ठीक ना? यानी कि क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु यानी कि कॉमेट्स, उल्का पिंड यानी कि मीटेराइट और उल्का यानी कि मीटर्स होते क्या है। इसीलिए आपको इस बारे में इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज क्विक सपोर्ट ने ये वीडियो बनाया है। तो आइए सबसे पहले एस्टेरॉइड के बारे में जानते हैं। एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह एक स्पेस रॉक होती है। ये सोलर सिस्टम में मौजूद एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होती है जो सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसे एक छोटे प्लैनेट के रूप में भी समझ सकते हैं। दिख रहा है पत्थर है, ये सब आसमान में टंगा रहता है, तो क्या कपार पे काहे नहीं गिरता है सर? धरती का गुरुत्वाकर्षण बल बचाता है मुझे, हमें, ठीक है। हाँ, और प्रकाश से बैगनी किरण भी निकलता है जो बच जाता है। स्टेरॉइड इन हिंदी, क्षुद्र ग्रह, सुक्षुद्र ग्रह बोलते हो। उल्का पिंड दूसरा होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। हम्म, ठीक है। इसको उल्का पिंड भी कहते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में मीटीरियोइड भी कहा जाता है, ठीक है। मीटीरोइड्स, वैसे देख लेते हैं आगे क्या बता रही है मैया। एस्टेरॉइड का अर्थ स्टार जैसा होता है। तो क्या सभी एस्टेरॉइड एक ही साइज में पाए जाते हैं? जहाँ तक इनके साइज की बात है तो ये कई रेंज में मिलते हैं।
कुछ एस्टेरॉइड्स छोटे पत्थर जितनी साइज के होते हैं, तो कई एस्टेरॉइड्स बहुत ही बड़े विशाल होते हैं, जैसे 600 मील तक फैले हुए हो। अब बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर एस्टेरॉइड्स मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं। मेन एस्टेरॉइड बेल्ट मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में स्थित एरिया में होते हैं, क्षेत्र में होते हैं। इस रीजन के अलावा भी कई जगह पर एस्टेरॉइड्स मौजूद रहते हैं, जैसे कई प्लैनेट्स के ऑर्बिट पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एस्टेरॉइड और प्लैनेट दोनों एक ही रास्ते पर चलते हुए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी अर्थ के पास ऐसे एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। तो क्या सभी एस्टेरॉइड्स एक जैसे होते हैं? नहीं, सभी एस्टेरॉइड्स अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इर्रेगुलर होती है, किसी भी साइज में एड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसी के साथ क्या एस्टेरॉइड्स केवल रॉक से बनते हैं? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो अलग अलग होते हैं, क्योंकि ये सूरज से अलग अलग दूरी और लोकेशन पर बनते हैं। अब अगर बात की जाए कि इनका शेप कैसा होता है, तो इनकी शेप प्लैनेट्स की तरह गोल नहीं होती है, बल्कि इर्रेगुलर होती है, किसी भी साइज में एड़ी टेढ़ी मेढ़ी। इसी के साथ क्या एस्टेरॉइड्स केवल रॉक से बनते हैं? तो इसका जवाब है कि ज्यादातर एस्टेरॉइड्स तो अलग अलग तरह की रॉक से बने होते हैं, जबकि कुछ एस्टेरॉइड्स में क्ले या निकल और आयरन जैसे मेटल भी होते हैं। तो इतना कुछ जानने के बाद में अब सवाल अगर ये है कि क्या एस्टेरॉइड्स स्टडी से साइंटिस्ट को कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ ऐसी बात पता चलती है जो काम की हो? तो एस्टेरॉइड से साइंटिस्ट को सन यानी कि सूरज और प्लैनेट्स की हिस्ट्री के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्योंकि एस्टेरॉइड्स की फॉर्मेशन भी उसी टाइम हुई है जब सोलर सिस्टम के बाकी ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन हुई है। इसीलिए काफी सारी जानकारियाँ मिलती है। इसी के साथ एस्टेरॉइड के बारे में तो काफी कुछ हमने जाना। अब जानते हैं कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स यानी धूमकेतु फ्रोजन गैसेस, रॉक और डस्ट से बने कॉस्मिक स्नोफॉल्स होते हैं। एस्टेरॉइड की तरह कॉमेट भी सूर्य की परिक्रमा करता है। कॉमेट को ही पुच्छल तारा भी कहा जाता है। जब कॉमेट फ्रोजन होते हैं तब इनका साइज एक स्मॉल टाउन जितना होता है, लेकिन जैसे जैसे कॉमेट सन के नजदीक जाता है वैसे वैसे गैसेस और डस्ट वेपोराइज होनी शुरू हो जाती है, और ये वेपोराइज्ड गैसेस और डस्ट कॉमेट की टेल बनती है। और हमें ऐसा लगता है कि अरे ये देखो उसकी पूंछ दिखाई दे रही है। तो आई एम श्योर कि पुच्छल तारे को क्यों पुच्छल तारा कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया। अब आगे बात करते हैं। कॉमेट के 3 पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियस, क्रोमा और टेल। कॉमेट का सॉलिड कोर न्यूक्लियस कहलाता है। ये कॉमेट जब सन के बहुत क्लोज आ जाता है तब इसका न्यूक्लियस एक कोमा डेवलप करता है, जिसकी एक या ज्यादा टेल्स होती है। कोमा ऐसा डस्टी क्लाउड होता है जो न्यूक्लियस के चारों ओर बनता है, और टेल सूरज से अपोजिट डायरेक्शन में रहने वाला कॉमेट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अब आगे अगर बात की जाए कि नॉन कॉमेट्स की संख्या कितनी है, क्या नंबर्स है, तो कॉमेट्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिनमें से अरबों कॉमेट्स तो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन अभी तक नॉन कॉमेट्स की संख्या लगभग 3618 है। तो अगला सवाल अगर जहन में ये है कि कॉमेट्स यानी पुच्छल तारे अपनी लाइट से चमकते हैं। जो पूछा था कि उल्का ये एस्टेरॉइड क्या होता है भैया, वो इंसान कभी इधर देख रहा है, कभी उधर देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है, कभी नीचे देख रहा है। नहीं सुधरेगा तुम। जब पूछे हो तो देखना चाहिए ना। प्रवचन चल रहा है ये। तो उसका जवाब है कि कॉमेट की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, और कॉमेट में जो आपको लाइट दिखाई देती है वो असल में सनलाइट का रिफ्लेक्शन होता है। तो ये जानने के बाद में सबसे इंटरेस्टिंग सवाल है कि क्या हम कॉमेट को देख सकते हैं? कई बार कुछ कॉमेट्स अर्थ के बहुत नजदीक आ जाते हैं, और तब इन्हें देखना हमारे लिए पॉसिबल हो जाता है। कब और किस टाइम ये बताना मुश्किल है। एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स के बारे में जान लेने के बाद अब जानते हैं मीटिरॉइड्स, मीटियर्स और मीटिराइट के बारे में। मीटिरॉइड्स यानी कि उल्कापिंड के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ये उल्कापिंड स्पेस रॉक्स होती है, यानी स्पेस में पाई जाने वाली चट्टानें। इनका साइज बहुत तरह का होता है। ये डस्ट ग्रेन जितनी स्मॉल भी होती है और छोटे एस्टेरॉइड की साइज में भी पाई जाती है। ये सभी उल्कापिंड ऐसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के टुकड़े होते हैं जो स्पेस में टूट जाते हैं या फिर ब्लास्ट हो जाते हैं। इसीलिए कुछ उल्कापिंड कॉमेट से आते हैं, तो कुछ एस्टेरॉइड से, और कुछ मीटिरॉइड से, तो कुछ मून और दूसरे प्लैनेट से भी आते हैं। मीटिरॉइड्स रॉक्स तो होती ही है, लेकिन कुछ मीटिरॉइड्स मेटालिक भी होते हैं और कई रॉक और मेटल के कॉम्बिनेशन में भी पाए जाते हैं। अब आगे बात करें कि मीटियर्स क्या होते हैं, तो आइए जानते हैं। जब ये मीटिरॉइड्स पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं या फिर मार्स जैसे किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तब इनकी स्पीड बहुत तेज होती है और ये जल जाते हैं, और जलने के बाद में ये मीटिरॉइड्स मीटियर्स यानी उल्का कहलाते हैं। इन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है, और कई बार इनकी चमक वीनस से भी ज्यादा होती है, इसीलिए इन्हें फायर बॉल्स भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीटिराइट क्या होता है। जब एक मीटिरॉइड स्पेस में अर्थ एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी जलता नहीं है और अर्थ पर आकर गिरता है, तब उसे मीटिराइट कहा जाता है। वैसे आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि हर दिन लगभग 48.5 टन मीटियोरोटिक मटेरियल अर्थ पर गिरता है। तो दोस्तों, क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि स्पेस से जुड़ी ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग
तो मीटेरॉइड्स, मीटियोर्स, एस्टेरॉइड, कॉमेट्स, है ना। इनका इनके बारे में बस एक चीज समझो, ये सब आसमान में रहने वाले पत्थर हैं। ठीक है, कभी कभी इनका साइज 4 गुना 5 गुना हो जाता है, यानी धरती से भी बहुत बड़ा होता है ना। तो कभी कभी सुने होंगे न्यूज में कि धूमकेतु धरती के पास से गुजरने वाला है। एक बार न्यूज हाँ, आया था, उस समय आप पैदा शायद लिए थे कि नहीं। 2012 में कौन 76 को आता है। नहीं नहीं, 2012 में कौन किसका डेट ऑफ बर्थ है? 2012। पता नहीं। 2011। 2010। 2009। 2008। बस इतना ही है। 2007। 2022। हाँ। हमको मतलब 2013 में किसका है? 13, 14, 15, 10, 9, 8, 11। 11 किसका किसका है? 2011। खुशी है क्या? एक दो 11 वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। ये 9। दिव्यांशु तुम 9 में है? 9 में है लेकिन आधार कार्ड पे दे दिया है 10 को। अच्छा अच्छा, ठीक। 11। तो जब हम 2007 इसलिए बोल रहे थे ना, 2007 में एक न्यूज आया था कि धरती से धूमकेतु टकराने वाला है, और टकराएगा तो धरती बिखर जाएगा, यानी जीवन समाप्त, है ना। लेकिन कुछ ऐसा हम भी घटा, कुछ ऐसा कारण था जिससे नहीं हुआ। 2012 में एक गाना आया था, कभी सुने? यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लेना, क्योंकि भोजपुरी वाले लोगों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना, गाना बना देते हैं। ठीक है। 2012 में आइल भूकंप, ऐसा करके कोई गाना था। तू ही बचाई तू ए माई, ऐसा करके गाना है। ठीक है। मतलब हे माता रानी, अब साइंटिस्ट सब बोल दिया है कि अब दुनिया नहीं रहेगा, आप ही बचाइए कुछ। ठीक है, तो ये एस्टेरॉइड्स ऐसे ही होते हैं ना। वो धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण उनका जो मतलब इतना बड़े साइज के होते हैं ना, ऐसा लगता है बम गिर रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बम। ठीक है, बहुत जगह तुमको दिखाएंगे जहाँ ये सब गिरता है ना, वहाँ एक गड्ढा बन जाता है, या तो वहाँ लेक बन जाता है, या कुछ और मतलब हाँ, है। मतलब जो कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था पहला, जो जिसका नाम है आर्यभट्ट। हाँ हाँ। तो उस पे जो मतलब क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में रहेगा तो खींच नहीं लेगा उसको। तो बोलते जहाँ हैं कि अर्थ से ग्रेविटी बाहर है जहाँ और फोटो ग्रेविटी शून्य होता है ना, वहीं रहता है। अर्थ के ग्रेविटेशनल क्षेत्र में आओगे, मैग्नेट के पास लाओगे उसको, तो खींच नहीं लेगा। उसको ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पे अर्थ उसको खींचे नहीं, वो चलता रहे और काम करता रहे। और क्योंकि वो समकोण होता है, क्योंकि धरती तो खींचता रहता है, क्योंकि वहां तक नहीं पहुंचाएगा कोई फोर्स, है ना, लेकिन वो चलता किधर है, इधर। इसलिए दोनों के बीच में समकोण बनता है, इसलिए धरती उस पर काम नहीं करती है ना। यानी ग्रेविटी नहीं होता इसमें। एक आठवां जो है, क्या लिखे हैं? एक पिंड की गतिज ऊर्जा दुगने होने पे पर क्या बढ़ता है? तो मतलब नहीं, गतिज ऊर्जा कैसे ही बढ़ता है, किस चीज के दुगना होना पे? चाल दोगुना कर देंगे तो हो जाएगा दूना। चाल से। चाल चाल से।
उसका सूत्र देखिए, हाफ गुना एम गुना चाल का वर्ग। अगर चाल को डबल करेंगे तो चार गुना ना हो जाएगा रे। आए। लेकिन हम द्रव्यमान लिखे। आधा गुना एम गुना दो दो चाल को डबल कर दो तो जब हम बाहर निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 4 गुना 1/2 एम वी स्क्वायर, यही आएगा ना। पहले से 4 गुना हो गए। यहाँ का जो 4 है उसको बाहर निकाल दिए तो इतना, जो पहले था ½ एम वी स्क्वायर, बाद में भी उसका 4 गुना हो गया। तो यहाँ द्रव्यमान क्या कह रहा है, मात्रा दुगना चाहिए, दुगना। एक दुगना। सेकंड। दुगना का क्या मतलब होता है, 2 से गुना। डबल, है ना। तो डबल कैसे होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ½ गुना एम गुना वी स्क्वायर। अगर हम द्रव्यमान को दुगना कर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पहले एम था और अब क्या हो गया, पहले एम था अब एम एम हो गया, है ना, यानी इसका दुगना हो गया। ठीक है। अभी जो पिंड होगा वो दुगना मास का है, ये पहले एम था। तो जब एम था तो काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या था, ½ गुना एम वी स्क्वायर। जब ये होगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, हाफ कैपिटल एम अभी लगेगा। कैपिटल एम का मान कितना है, 2 गुना द्रव्यमान, उसका 2 गुना कर दिए, है ना। अभी यहां से देखो, ये 2 को बाहर निकालो, है ना, ½ गुना एम गुना वी स्क्वायर, डबल हो गया ना। हम्म। पहले किसको किसको समझ में आया, हाथ खड़ा कीजिए। नुमान को आया है। खुशी, दुर्गा, मोहित, चांदनी, साक्षी, दिव्यांश, आर्यनंदिनी और अंकित बाबू। अच्छा, ठीक है। देखिए क्या है, अभी खुद से बना के देखिए। मास ले लीजिए, 1 सेकेंड, मास आई ऐसे लीजिए, मास ले लीजिए 4 किलोग्राम, चाल ले लीजिए 4 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसका गतिज ऊर्जा निकालिए, ½ गुना एम गुना वी स्क्वायर। ½ गुना एम कितना है, 4, और इसका होगा 4 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग, है ना। तो यूनिट छोड़ दीजिए, बाकी देखिए, ½ गुना 4, यहाँ से 4 का वर्ग आएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से 4 चौके 16 चौके 64/2 यानी 32। ठीक है। अब क्या कीजिए, अब ये, अब जो अगला द्रव्यमान होगा, है ना, द्रव्यमान को दुगना ले लीजिए, यानी दुगना लेंगे कितना, 4 किलो का कितना आएगा ये, 8 kg। जी। चाल वही रखिए, निकाल के देखिए कितना आ रहा है, निकाल के देखिए इसका मान। गतिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला, ½ गुना एम गुना वी का वर्ग। अभी जो काइनेटिक एनर्जी आएगा 8 किलो का, वो आएगा ½ गुना 8 kg गुना 4 मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो 2 से 4 बार में कटेगा तो 4 kg गुना 16 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 16 चौके 64। पहले से दुगना आया ये देखिए। हाँ। जिसको नहीं समझ में आया था अभी समझ में आया।
इसका सूत्र याद रखिए, गतिज ऊर्जा। अगर हम चाल को दुगना करेंगे तो वो 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में चाल का वर्ग दिया हुआ है। द्रव्यमान को हम दुगना करेंगे तो दुगना ही रहेगा, क्योंकि सूत्र में केवल द्रव्यमान ही दिया हुआ, उसका वर्ग नहीं दिया हुआ है। उसका पावर कितना है? 1 है। ठीक है। तो द्रव्यमान को आधा करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो द्रव्यमान में जो जितना बदलिएगा उतना वैसा ही बदलेगा काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर चाल बदलिएगा तो अब आपको स्क्वायर का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए चाल 3 गुना हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 9 गुना होगा। ठीक है, क्योंकि चाल का वर्ग दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? तो अभय मुद्रा। अच्छा, कृतिका नहीं समझ में आ रहा आपको? ये सूत्र समझ में आया आपको? पहले क्या था? हम यहाँ से, ये देखिए, ये क्या है? द्रव्यमान है एक वस्तु का 4 किलोग्राम। उसका वेग कितना है? 4 मीटर प्रति सेकंड। उस हिसाब से इस सूत्र में हम अगर डालें तो मेरे पास क्या आया आंसर? 32 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये आया। अब हम क्या कर रहे हैं? इसको दुगना कर रहे हैं। जो द्रव्यमान था उसको दुगना कर दिए तो क्या हो गया? पहले 4 था, अब 8 हो जाएगा। कृतिका बताइए, 8 होगा? चाल के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे। अब हम अगर सॉल्व करें इसमें डाल करके तो मेरे पास 64 आ रहा है। तो 32 का दुगना क्या होता है? 64 ही तो होता है। ये कुछ और होता है। 32 दूना कौन कर रहा है? कितने लोग कह रहे हैं 32 दूना 16? 128 भागा 2 64, कौन कह रहा है? 128 भागा 2 64 है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? हम वही बता रहे हैं आपको कि अगर गतिज ऊर्जा देखना है, अगर हम द्रव्यमान को डबल कर देंगे तो गतिज ऊर्जा डबल हो जाएगी, है ना? अगर हम चाल को डबल करेंगे तो ये 4 गुना होगा, क्योंकि चाल का वर्ग है इसके फॉर्मूला में, सूत्र में। अगर गति को हम 4 गुना कर दिए तो कितना गुना गतिज ऊर्जा हो जाएगा? कौन बताएगा जल्दी से? गति को हम अगर 4 गुना कर दिए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना होगा? 4 गुना। अभय मुद्रा बनाइए, जो बताएंगे। गति को अगर हम 4 गुना कर दिए तो मेरा गतिज ऊर्जा कितना होगा? कितना गुना होगा? हाँ, नुमान बताइए। 16 गुना होगा सर। वेरी गुड, ताली बजा दीजिए नुमान के लिए। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या है? चाल का वर्ग दिया हुआ है। किसको किसको 16 लग रहा था? हाथ उठाइए। किसको किसको 16 लग रहा था? अच्छा, दुर्गा को लग रहा था, खुशी को भी लग रहा था, ज्योति को भी लग रहा था। तो सूत्र आपको देखना है ना ये? ठीक है। अब आपको आपसे एक और सवाल पूछ इसमें आएगा कि क्या होता है, ये देखिए। संवेग का वर्ग बटा 2 गुना द्रव्यमान, ये भी होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। अब आपसे बोलेगा कि संवेग दुगना होने पे
गतिज ऊर्जा कितना होगी? संवेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? क्या गुना होगा? देखिए, संवेग को दुगना कर दिए तो इसका वर्ग लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। हाँ, यहाँ क्या आया? 4 गुना पी का वर्ग बटा 2 गुना m। ये तो पहला ही वाला है ना, हम्म, तो कितना गुना हुआ? 4 गुना। ठीक है, वर्ग आप देखिए, जो आपको कौन सा क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, उस वो क्वांटिटी सूत्र में कैसा है। अगर उसका वर्ग दिया हुआ है तो वो उसी हिसाब से बढ़ेगा। अगर हम चाल को 5 गुना कर दें तो कितना गुना बढ़ेगा गतिज ऊर्जा? कौन बताएगा? जल्दी से हाथ उठाइए। अगर चाल को हम 5 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितना बढ़ेगा? चांदनी बताइए। चांदनी कृपया बोलिए। अगर हम चाल को 5 गुना कर दें तो कितना गुना हमारा गतिज ऊर्जा होगा? 25 गुना। फिर क्या ही दिक्कत है इसमें? चाल का क्या देख रहे हैं हम? उसका वर्ग हो रहा है। ठीक है, दूसरा पेज ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं। ये क्या है? हमारा गतिज ऊर्जा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। कि पूरा फॉर्मूला। यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि वस्तु विराम अवस्था से चल रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जैसे हम पहले देखते हैं, द्रव्यमान m था, वेग v था, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या आया? आधा गुना mv²। अब हमारे पास द्रव्यमान m है, इसको हम 5 गुना कर दिए, यानी 5 गुना वेग, पहले जो वेग था उसका। तो अब हम v की जगह क्या डालेंगे? 5v। ठीक है, v की जगह क्या डाले? 5v। ठीक है, यहाँ देखो, ये क्या हो गया? आधा गुना m गुना 25 गुना v²। अब यहां से क्या हुआ? ये 25 को बाहर ले लो, अंदर क्या? आधा गुना m गुना v²। अगर इसको हम 1 ले रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 1, ये काइनेटिक एनर्जी 2 है। ठीक है, और इसका हम अनुपात निकाल लें तो पहले आधा mv² बटा 25 गुना आधा mv², ये और ये गायब हो जाएगा। ठीक है, क्या किए हैं? केवल वेग को 5 गुना कर दिए, तो कितना हो गया? 25 बाहर आया। ठीक है, के ई वन का मतलब जो पहले गतिज ऊर्जा थी, और के ई टू का मतलब जो बाद में गतिज ऊर्जा थी। तो मेरे पास अनुपात कितना है? 1/25। अगर हम इधर उधर ले जाएं तो 25 इधर आके गुना हो जाएगा। 25 गुना काइनेटिक एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2। यानी जो बाद में गतिज ऊर्जा है वो पहले का कितना गुना है? बताइए। 25 गुना। ये समझ में आया सबको? हाँ। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर हम द्रव्यमान 2 गुना कर देंगे, जैसा जितना गुना करेंगे उतना ही गुना मेरा गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। अगर हम चाल में कुछ बदल रहे हैं तो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर चाल 3 गुना हो गया तो गतिज ऊर्जा 9 गुना बढ़ेगी। अगर चाल 6 गुना है तो कितना बढ़ेगा कृत्य का? 36। वेरी गुड।
अगर 7 है तो 49 गुना, इस तरह से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी तरह संवेग है ना, संवेग अगर दुगना हुआ तो भी उसी तरह है ना, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में क्या है, संवेग का वर्ग है। संवेग दुगना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, संवेग अगर 3 गुना है तो गतिज ऊर्जा 9 गुना। ठीक है, एक सवाल में इतना समय लगा रहा है। 9वां सवाल देखो, 9वां। एक पिंड को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, जब यह आधी दूरी तय कर लेता है तो उस इसमें होती है, बताइए आंसर के, बताइए इसका। हाँ। ऋतिक अपना आंसर कुछ बताया करो यार, ऐसे शांत रहोगे तो कैसे चलेगा। बार बार भैया हाथ झड़ जा रहे हैं ग्रुप में से। अरे इसके साथ तो अलग ही परेशानी है। देखो तुमको ऋतिक एक उपाय बताते हैं। अगर क्लास में ऐसे हो ना तो क्लास में बैठा मत करो। ठीक है, यूट्यूब पे सुबह देख लेना है ना, और उसमें से कोई सवाल नहीं आता है तो हम हमेशा, हमारा ये मोबाइल ऑन है, आप हमसे पूछ सकते हो है ना। इसमें एक फीचर है व्हाट्सएप में, आपको पता है कि नहीं। पता है। ठीक है, देखिए हमको दिखाते हैं। ये नहीं कोई, देखिए यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये माइक है। ठीक है, माइक में आप बोल सकते हैं, तो जैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सर पता है हमको सवाल नंबर 10 नहीं आ रहा है, इसको कृपया बताइए। ठीक है, इतना तेज भी नहीं बोलना है, अपने आवाज में जैसे बोलते हो वैसे, है ना, कि सर हमें 9वां सवाल में ये दिक्कत आ रहा है। आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं, इसको भेज दीजिए। देखिए चला गया मेरे पास, इसको ऑन करेंगे तो वही सुनाई देगा। सर पता है हमको सवाल नंबर 10 नहीं आ रहा है, इसको कृपया बताइए। ठीक है, इतना तेज नहीं बोलना, अपने आवाज में जैसे बोलते हो, सर पता है हमको सवाल नंबर 10 नहीं आ रहा है, इसको कृपया बताइए। ठीक है, इतना तेज में नहीं बोलना, अपने आवाज में जैसे बोलते हो। तो भगवान इतना सारा आप लोगों को सुविधा दिए हैं, आप लोग इस्तेमाल करिएगा तब ना। हम्म? अब बोल के बताइएगा तो हमको समझ में भी आएगा थोड़ा सा। आप पहले भेज दीजिए क्या नहीं आ रहा है, और उसको अब बताइए कि आपको उसमें क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, हम क्या हैं, पढ़ाई के डॉक्टर हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास परेशानी बताते हैं ना, तो वैसे ही बताइए कि भैया हमको ये नहीं आ रहा है, आपको पता है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, बस ये करा करा के खत्म करते हैं, बाकी आप लोग सवाल करिएगा। ये कह रहा है कि एक पिंड को एक निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, निश्चित ऊंचाई से गिराया जाता है, तो हम आपको बताए हैं कि यहाँ पे सबसे ऊंचे स्थान पे गति क्या होता है, शून्य होता है, तो वहां गतिज ऊर्जा नहीं होगी, वहां स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, वहां स्थितिज ऊर्जा होगी। अब ये कह रहा है कि आधी दूरी पे आ जाए, तो यहाँ गति भी होगी और जमीन से धरातल से ऊंचाई पे भी कुछ होगा, तो दोनों ऊर्जा होंगी। ठीक है, क्षैतिज ऊर्जा का हम आपको सूत्र क्या लिखवाए हैं, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण गुना ऊंचाई, धरातल से ऊंचाई। ये ऊंचाई 0 होगा तभी तो स्थितिज ऊर्जा 0 होगी। यहाँ तो कुछ कुछ ऊंचाई है ना, बोलिए। माइक सबका ऑन रखिए अभी, है ना, थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए आसान रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है आपको, कैसे सबसे सबसे ऊंचाई पे तो 0 होगा, है ना, क्योंकि वहां से रुक के नीचे आ रहा है, तो वहां रुका हुआ है, यानी वहां पे गति नहीं है, इसलिए वहां पे एक ही ऊर्जा होगी, स्थैतिज ऊर्जा।
और अगर जमीन से थोड़ा ऊपर रहेगा ना तो उसको वहां पे क्या होगी, वहां पे गतिज ऊर्जा ही ज्यादा होगी और स्थितिज ऊर्जा कम होगी। ठीक है। ये दो भाई हैं, है ना, बस पैसा का खेल इधर उधर चलते रहता है, दोनों के पास पैसा उतना ही रहता है। ठीक है। ये किसको समझ में आया? सबको आ गया समझ में? हाँ ठीक है। आपसे अगर पूछता कि सबसे अधिकतम ऊंचाई पे कौन सी ऊर्जा होती तो क्या बताते? मेरे को हाथ उठाइए फिर बताइएगा। सबसे अधिकतम ऊंचाई पे कौन सी ऊर्जा होगी, कौन बताएगा? सब लोग बता सकते हैं, अभी बताए हैं आप लोग। तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, मेरे से नहीं होगा ऐसा लग रहा है। हम अभी बताए हैं अधिकतम ऊंचाई कब आएगा, जब उसमें गति शून्य हो जाती है। गति शून्य यानी आधा गुना m गुना v स्क्वायर, ये v ही शून्य होगा तो गतिज ऊर्जा होगी क्या? शून्य। गतिज ऊर्जा शून्य होगी तो कौन सी ऊर्जा होगी बताइए नुमान? स्थितिज ऊर्जा। स्थैतिज ऊर्जा। ठीक है। क्या होता है स्थैतिज ऊर्जा यानी Pe प्लस Ke, ये हमेशा अचर राशि होता है, अचर। ठीक है। ये मान नहीं बदलेगा, यही लोग आपस में बांटते रहेंगे, कभी इसके पास कभी उसके पास, कभी इसके पास कभी उसके पास, इस तरह से। ठीक है। मान लीजिए अचर राशि 100 है तो एक के पास 40 है, दूसरे के पास कितना होगा, 60 होगा। एक के पास 60 है, दूसरे के पास 40 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही ऊपर से फेंक रहे हैं तो फेंकते समय यहाँ पे क्या है, गति कुछ है, और जब वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पे पहुंचा तो वहां गति का मान क्या हो गया, शून्य। ठीक है। फिर वहां से नीचे आएगा, ऐसे भी आप देखे होंगे, गेंद को ऊपर फेंकिएगा तो वो ऊपर ही चलता ऊंचाई। रहता है कि आता है आपके पास, नीचे आता है ना, कि ऊपर ही चलते जाता है, ऐसे ऐसा हर चीज फेंक दो, नीचे आता है। किसी का बच्चा उठाओ फेंक दो ऊपर, वो ऊपर चलता जाएगा। नहीं। यानी क्या हो रहा है, यहाँ नीचे से तेजी से फेंक रहे हैं, वो कुछ ऊपर जाकर उसमें क्या गति कम हो जा रही है, कम होते होते वो जीरो हो जा रही है, यानी जहां जीरो है यानी उतना ही ऊंचा हो जा रहा है, फिर वहां से नीचे उतर रहा है, तो शून्य से उसकी गति धीरे धीरे बढ़ रही है अब धरती तक आते आते। ठीक है। ये आप गेंद से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गेंद को उठाइए और ऊपर फेंकिए, हाथ हाथ में पकड़िएगा तो चोट लगता है ना। हम्म। हाँ। वो क्यों लगता है, क्योंकि गति उसमें आ गई। हम्म। ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, ये कुछ ऊंचाई पे है, ये कुछ क्या है ऊंचाई पे, और वहां ये यहाँ क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, गतिज ऊर्जा 0 है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा mgh होगी और गतिज ऊर्जा 0 होगी। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई वेग भी होगा और हाइट h1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, mgh1 प्लस हाफ m भी, यहाँ v1 ले लीजिए, v1 स्क्वायर। यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा का मान ये होगा, यानी यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जमीन से थोड़ा ऊपर है। ठीक है। गतिज ऊर्जा क्यों होगी, क्योंकि अब इसमें गति आ गई है, हम्म। दोनों ऊर्जा यहाँ होंगी। ठीक है। और ये जमीन से टकराने से थोड़ा पहले, यानी बिल्कुल बहुत जीरो से जैसा ये रह जाता है ना, तो हमारे पास स्थैतिज ऊर्जा 0 हो जाती है और गतिज ऊर्जा रहती है, जमीन से टकराने से थोड़ा पहले। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे स्थैतिज ऊर्जा बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा घट रही है। यहाँ पे वही हो रहा है ना, जिससे नीचे जाते जाते क्या होगा, ये वाला कम होगा ना, तो कम होगा तो क्या घटेगा, स्थैतिज ऊर्जा। और अगर स्थैतिज ऊर्जा के पास घट रहा है तो किधर बढ़ रहा है, गतिज ऊर्जा के पास, है ना। जैसे स्थैतिज ऊर्जा 60 था और ये शून्य था, ठीक है, अब स्थैतिज ऊर्जा 20 हो गया,
इधर 40 रहेगा ना, टोटल हाँ। 60 है, तो 20 ये घट गया, यानी स्थैतिज ऊर्जा घटी, किधर गई, काइनेटिक ऊर्जा के पास, यानी गतिज ऊर्जा के पास। ये घटेगा, यानी ये 20 40 से हो गया ये 20, फिर ये बढ़ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थैतिज ऊर्जा घटेगी, अच्छा गतिज ऊर्जा ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी तो स्थैतिज तो ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए, है ना, इतना आपको डिटेल से बढ़ाना बाबा। मेरा अभी खाना खा के आए थे, मेरा लग रहा है खाना खत्म हो गया। ये 20 किलो, बस ये लास्ट सवाल है, 20 किलो के एक पिंड 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि जी का 10 मीटर प्रति सेकंड के बराबर, तो धरातल से टकराने से तुरंत पहले पिंड की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। निकाल के देखिए, तुरंत पहले क्या बताएं, केवल गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो 2 मीटर पे क्या पकड़े हुए हैं, तो वहां पे स्थैतिज ऊर्जा कितनी होगी मेरे पास, बताइए। शून्य। शून्य कैसी होगी भाई, 2 मीटर पे पकड़ा हुआ है, गतिज ऊर्जा ना शून्य होगी, गति में नहीं है ना, वो पकड़ा हुआ है 2 मीटर पे, तो हाइट कितना है, 2 मीटर, द्रव्यमान 20 किलोग्राम, और क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण कितना है, 10 है, टोटल कितना है बताइए, 400 400। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको जूल पे बोलते हैं, यानी 400 जूल आया मेरे पास, यानी यांत्रिक ऊर्जा कितनी है, 400 जूल। ठीक है, पिंड टकराने से तुरंत पहले, धरातल से टकराने से तुरंत पहले, तो वहां पे क्या बताए थे, स्थितिज ऊर्जा 0 होगी और गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन टोटल मान कितना रहेगा, 400, गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिज ऊर्जा 0 है वहां पे, तो गतिज ऊर्जा मेरे पास क्या आ गया, 400। ठीक है, समझ आ रहा है। हाँ। ठीक है, तो आंसर क्या है, ए, है ना। अगर ज्यादा भारी लग रहा है तो अभी मुंह को पानी अच्छे से अच्छे ठंडे पानी से धो लीजिए। ठीक है, आंख बंद कीजिए, 5 मिनट भगवान का नाम लीजिए, और फिर देखिए इसको। ठीक है ना, बहुत अच्छे से घुसेगा। अच्छा, दिमाग में घुस गया है, कितने लोग हैं, दिमाग में अच्छे से घुस गया है ये गतिज और स्थितिज, कितने लोग हैं, एक, दो, दो, तीन, चार, केवल 4 लोग, टोटल यहाँ है कितने लोग, 15, 15 में मतलब 3 हम ही हैं, तो 3 और 12 लोग, 12 लोग को समझ में नहीं आ रहा है। दिव्यांशु, आया आपको समझ में। हाँ, थोड़ा थोड़ा। कृपया करके वीडियो देखिएगा, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए, बाकी सवाल बनाते रहिए, है ना, और नहीं आए तो हम हैं ही आपके पास, मेरे से सवाल पूछिए, जो भी आए, आपका जो भी मन में लग रहा है ना, मेरे को भेजिए, है ना, जीवन इतना ये क्या बोलते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, अभी देखते देखते हमारा आ गया, इसका किसका मात्रक होगा, किलोवाट आवर किसका मात्रक लिखवाए हम, किलोवाट आवर किसका मात्रक लिखवाए हैं, शक्ति का। शक्ति होता है, शक्ति, शक्ति यानी वाट होता है, मतलब कार्य प्रति यूनिट समय, है ना। इसका आंसर ऊर्जा 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 ऊर्जा, बताया जाएगा इसको आपको। वॉट सेकंड किसका मात्रक है ना, जूल सेकंड, ठीक है, एक मिनट देख ही लेते हैं। शक्ति बराबर कार्य बटा सम, पावर बराबर वर्क बटा टाइम, करेक्ट, पावर इनटू टाइम बराबर वर्क,
यानी ये क्या है? कार्य। कार्य जूल में होता है। जूल किसका? हाँ, ये ऊर्जा। ठीक है, ये ऊर्जा बताता है। किलोवाट आवर क्या बताएगा? ऊर्जा बताएगा। वॉट सेकंड भी ऊर्जा बताएगा। इसको किस में नहीं नापा जा सकता है? ईआर वाट सेकंड में नाप सकते हैं, जूल सेकंड में भी नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, ये छोटा छोटा प्रश्न आप लोग देखते रहिए ना। या देखिए, एसआई प्रणाली में पोटेंशियल एनर्जी का मात्रक क्या है? एनर्जी है तो जूल होगा। ठीक है, किलोवाट आवर किसका मात्रक है? शक्ति, आवेग, संवेग, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कार्य के चाल 6 गुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है कृति? चाल 6 गुना होने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है कृति? ना। कृतिका। सॉरी सॉरी। 36 सर। हाँ, एक सवाल तो बन ही गया। इस तरह के सवाल, छोटे छोटे सवाल आप कर सकते हैं ना, देखते देखते बन जाएगा ये। आसानी से पढ़िए, है ना, करिए। ऊष्मा कल देखते हैं। ऊष्मा और तरंगति और ध्वनि कल बताएंगे। ठीक है, ये दोनों चैप्टर कल बताएंगे। और एसएसटी का काम कर रहे हैं आप लोग। सामाजिक विज्ञान करते रहिए। ठीक है, चार चार चैप्टर हो गया। कितने लोग हैं ऐसे अभी? चार वाले। मोहित का हो गया, आर्य नंदिनी का हो गया, दुर्गा, खुशी, नुमान हो गया। ठीक है, पांच वाले। कर लेंगे आज। पांच पांच वाले। चांदनी कितना बना तुमसे? क्या? देवी जी, सामाजिक विज्ञान में कितना चैप्टर बनाई हो वो पूछ रहे हैं। 4। ठीक है, कल तक 6 चैप्टर सब बनाएंगे, है ना? 6 चैप्टर सब बना लोगे? ठीक है, छह वो चैप्टर 3 तक हुआ। हाँ हाँ, वेरी गुड, करते रहो, रहे रहे। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना। जो सवाल नहीं आता है बोल ही दिए हैं, अच्छे से, है ना, पूछिए। जो भी नहीं आता है मैं इधर बताने के लिए, है ना। हम चाहते हैं आप में से जितने लोग आते हैं, जितने लोग यूट्यूब पे देखते हैं, सबका हो जाए, है ना। कितना, 30, 37, 34, 35 जितने बच्चे हैं। और भी बच्चे आने के लिए कह रहे थे, तो वो भी आ सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी अगर अलग से भी पढ़ना चाहता है तो वो भी आ सकता है ना। पढ़ाई ही हो रहा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम दे रहे तभी पढ़ेंगे। यानी एक एक महीने तक, 1.5 महीने तक जैसा है, क्लासेस चलती रहेंगी। कोई और कहता है तो बोल दीजिएगा, भैया यहाँ पढ़ाएंगे आपको, है ना। सप्ताह में 1 या 2 दिन छुट्टी होगी, बाकी पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, और कल 2 चैप्टर पढ़ेंगे। इसका पढ़ के आइएगा, ऊष्मा और तरंग गति और ध्वनि। ठीक है, फिर प्रकाश का परावर्तन पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक आ रहा है। कितने हैं इसमें? मैं पहले भौतिकी, भौतिकी में कितना है? टोटल 11 है। ए, ब्रह्मांड की खोज हो गया, बस 2-3 गो और चीज होगा इसमें। ठीक है, ब्रह्मांड की खोज आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ तो ठीक है ना। तो 11 चैप्टर में से कितना हो गया? 3 हो गया ना। भौतिकी के 3 हो गए ना मोहित? भौतिकी के क्या? भौतिकी के 3 हो गए ना। हम्म। हम्म, तो 3 हो गए, तो टोटल 8 और बाकी है। कल दो और हो जाएगा, तो फिर 6 बाकी रहेगा। ठीक है, भौतिकी 15 तक खत्म करेंगे। ठीक है, 15 दिसंबर या 16 तक। ठीक है, साथ साथ में बीच बीच में मैथ का कोई टॉपिक ले लेंगे। जो आपको नहीं आता है मेरे को बता दीजिएगा कि भैया ये नहीं आता है। टॉपिक कहाँ से देखेंगे मैथ का? इस बुक में से देख लीजिएगा, कौन सा चैप्टर है जो आपको नहीं आता है। ठीक है,
चलिए, ठीक है, मिलते हैं कल। आइए सूर्य भगवान का ध्यान करते हैं। गायत्री मंत्र करते रहिए आप लोग, है ना, गायत्री मंत्र छोड़ना नहीं है। ठीक है। और परजीवी सेवन नहीं करना है। सेवन मतलब मांसाहार नहीं खाना है, शाकाहारी बनिए। ठीक है, अंडा वंडा भी मत खाइए, है ना। क्या है भैया, कहाँ से मिलेगा दाल? दाल रहता है ना आपके आप पास, कि दाल नहीं है? किसके घर में दाल नहीं है? हाथ उठाइए। एक भी नहीं? तो दाल खाइए। दाल से भी वही चीज मिलता है जो अंडा से मिलेगा आपको। क्यों किसी का बच्चा का जान लेना है आपको, है? ठीक है, अंडा नहीं खाना है। और मतलब कोई भी मांसाहार मत खाइए, ठीक है। वो एक तो शरीर के लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना क्या, अच्छा ही नहीं है। और अध्यात्म में तो आपको मुआइये देगा, है ना। कभी कभी प्रेमानंद जी का कभी आप लोग सुनते हैं? ठीक है। प्रेमानंद बाबा हम्म। ने एक, पता है आपको, पूरा दाढ़ी उनका किडनी फेल है दूगो। अच्छे संत, पूरा बहुत दाढ़ी अच्छे संत। पका हुआ। हाँ, बहुत अच्छे संत हैं, अगर आपको सुनना है तो उनकी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा चित्त, हमारा अंदर का आत्मा शुद्ध रहता है, ठीक है। ये अध्यात्म में कहा गया है, और आत्मा शुद्ध रहेगा तो बाकी चीजें भी ठीक रहेगी। समझ आ रहा है? तो मांसाहार मत कीजिए, पढ़िए खूब, लोगों से अच्छा व्यवहार कीजिए, सवेरे जल्दी उठिए, 4, 5, 5:30, 6 तक उठ जाइए, लथेर नींद नहीं सोते रहिए। और बस इतना ही कहना है। आइए सूर्य देवता का ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले, मिले भी तो सहने की शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करें। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। ठीक है, चलिए, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए, है ना। और कुछ नहीं आता है ना, तो अगर अगर नहीं आ रहा है समझ में, तो आप हमको अभी मैसेज कर सकते हैं, भैया नहीं आया, तो मेरे को ध्यान में रहेगा, है ना। अभी जो भी नहीं आया है ना, जिनको, कृपया भेजिए मेरे को अभी, भैया ये नहीं आ रहा है, ये टॉपिक समझ 4, 5 चीज पढ़ाए हैं आपको, जो नहीं आ रहा है हमसे पूछिए। ठीक है, आपको हम बता देंगे अलग से। बाय बाय, गुड नाइट।